सुप्रभात छात्रों, मैं त्रिलोकी पांडे, हिंदी शिक्षक, कक्षा 7। आज मैं आपको हिंदी संबोध हिंदी व्याकरण का पहला पाठ, शीर्षक है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। भाषा किसे कहते हैं? भाषा जिस साधन द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। केवल संकेतों के माध्यम से कोई भी भाषा पूर्णतः समझना आसान नहीं है। भाषा का उपयोग केवल मनुष्य मात्र ही कर सकते हैं। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप हैं, मौखिक और लिखित भाषा। मौखिक भाषा यह भाषा का मूल रूप है जो सहज रूप से प्राप्त होता है। इसे सीखने के लिए प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती। भाषा का यह रूप मनुष्य के जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। मौखिक भाषा की परिभाषा: भाषा का वह रूप जिसमें बोलकर और सुनकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा यह भाषा का कृत्रिम रूप है जो सहज रूप में हमें प्राप्त नहीं होता। मौखिक भाषा की ध्वनियों को जब हम निश्चित चिन्हों द्वारा प्रकट करते हैं तो लिखित भाषा का जन्म होता है। इसे सीखना पड़ता है। ध्वनि संकेतों को दूर तक पहुंचाने के लिए लिखित भाषा प्रयोग हुआ होगा। लिखित भाषा की परिभाषा: भाषा का वह रूप जिसमें लिखकर और पढ़कर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का महत्व: इसे वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ उठा सकती हैं। यह भाषा का मानक रूप प्रदान करता है। हिंदी के विविध रूप। संपर्क भाषा: जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करे, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग अलग भाषा भाषी प्रांतों के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण पश्चिम या पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। राजभाषा। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश निर्देश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। इन राज्यों में जो राज्य का शासन का कामकाज होता है, वह हिंदी भाषा में होता है। अतः इन राज्यों की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। जो यूनियन टेरिटरी है हमारा अंडमान निकोबार, वह। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ये प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि। अन्य राज्यों ने भी अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। राष्ट्रभाषा: किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में प्रयोग किए जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जा सकती है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। भारत की सभी भाषाओं में
हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 77% लोग इस भाषा को समझते, बोलते और लिख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए है, अतः यह राष्ट्रभाषा प्राप्त करने योग्य हो सकती है। मानक भाषा। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के अनेक रूप दिखाई देते हैं। इसमें एक रूपता के लिए भाषाविदों ने भाषा को जिस रूप में मान्यता दी है वह मानक भाषा कहलाती है। यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किया और कुछ परिवर्तन भी सुझाए, जैसे गए, ग, ये, य में एक ही मात्रा को गए, ग और ए स्वर। हिंदी को जो आधा न लगता है द में वह नहीं, हिंदी ऊपर पॉइंट वाले अनुस्वार वाले। छुट्टियां को छुट्टियां आदि लिखा जाए, यही भाषा का मानक रूप कहा जाता है। जैसे डिजिटल रूप में प्रयोग करने के लिए, कंप्यूटराइज रूप में प्रयोग करने के लिए हिंदी निदेशालय ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं कि यह वर्ड ऐसे ही लिखा जाएगा, उसको ही बोलते हैं मानक रूप। संविधान में हिंदी। हमारे भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, सिंधी, संस्कृत, हिंदी। संविधान की धारा 343 में यह घोषणा की गई है कि देवनागरी लिपि में हिंदी भारत की राजकीय भाषा होगी। इसी संदर्भ में धारा 351 में यह भी कहा गया है कि संघ सरकार का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी के प्रचार का प्रयत्न करे और उसे इस तरह विकसित करे कि वह भारत की संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। बोली और उपभाषा। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती है। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है और इसका लिखित रूप नहीं होता है। किसी क्षेत्र विशेष में ही यह बोली जाती है। उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है उसका क्षेत्रफल, एरिया, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि। लिपि। किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा को लिखने के लिए हमें कुछ चिन्हों की आवश्यकता होती है और ये चिन्ह निश्चित हो पाते। उदाहरण के लिए देवनागरी लिपि में क वर्ण को क इसी तरह से लिख सकते हैं, किसी और तरह से नहीं। लिपि की परिभाषा। भाषा विशेष में मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रस्तुत करने के ढंग को लिपि कहते हैं।
प्रत्येक भाषा की अपनी लिपि होती है। अधिकांश लिपियां बाएं से दाईं ओर लिखी जाती हैं। केवल उर्दू भाषा की लिपि फारसी दाईं ओर से बाईं ओर की लिखी जाती हैं। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं। भाषा और लिपि। भाषा हिंदी, देवनागरी, संस्कृत, देवनागरी, बांग्ला, बांग्ला, मराठी, देवनागरी, पंजाबी, गुरुमुखी, अंग्रेजी, रोमन, यूरोपीय भाषाएं, रोमन, उर्दू, फारसी, तमिल, तमिल, उड़िया, उड़िया। विशेष भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। भारत की सभी लिपियां ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। देवनागरी लिपि भी ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। साहित्य, लिटरेचर, जो भाव और विचार समाज का हित करने में सहायक हो। विचार और ज्ञान के ऐसे संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। हित सहित लिखित रूप से संजोकर रखे गए भाव विचार ही साहित्य हैं। साहित्य के कार्य समाज के हित में सहायक होता है, आनंद की अनुभूति कराता है, मौलिक होता है। साहित्य के भेद, गद्य साहित्य, पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, रिपोर्टाज, संस्मरण आदि लिखे जाते हैं। पद्य साहित्य में पद, कविता, तरह तरह की पद की रचना कवियों के द्वारा की जाती है। व्याकरण। व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भाषा एक व्यवस्था है जिसे व्याकरण द्वारा ही बताना संभव हो पाता है। भाषा जब व्याकरण के विभिन्न नियमों में बंधकर व्यवस्थित होती है तो उसमें मानकता आ जाती है। मानकता के कारण ही भाषा का प्रयोग अस्थिर और सर्वमान्य हो पाता है। व्याकरण के अंग, वर्ण विचार, ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्दों के अध्ययन से संबंधित। शब्द विचार, शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतर से संबंधित। पद विचार, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द, रचना, पद भेद आदि से संबंधित है। वाक्य विचार, वाक्य भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि से संबंधित। व्याकरण में इन सब चीजों का हम भली भांति अध्ययन करेंगे।